देखो बेटा, ये जो चैप्टर है हमारा नेशनलिज्म इन यूरोप, ये बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा होता है बच्चों को। तो इसे समझने के लिए इसको हमने एक बिल्कुल नए तरीके से अब पूरा इसके नोट्स बनाए हैं। और इसको जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ वो भी बिल्कुल एक नए तरीके से एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो बेटा, इस चैप्टर के लिए आप ध्यान ये रखोगे कि इस चैप्टर में हमें बेसिकली ये पढ़ना है कि यूरोप के जो कंट्रीज थे उनमें डेमोक्रेसी कैसे आई। ये चैप्टर की थीम है। और बेटा, पूरी कहानी की शुरुआत जो होने वाली है वो 1789 से शुरू होगा। और समझ लो बेटा कि ये हम लोग पढ़ेंगे ज्यादा से ज्यादा 1860s तक जाएंगे इसको लेकर। तो ये वाला चैप्टर हमारा नेशनलिज्म इन यूरोप, कहानी शुरू होती है कि यूरोप में कौन से कंट्रीज थे जहां पर डेमोक्रेसी आई, जहां पे रिपब्लिक जो है कंट्री बना। ये वो कहानी है। और सब चीज की शुरुआत जो हुई वो फ्रांस से हुई। तो हम एक काम करते हैं, हम फ्रांस को बेसिक लेकर के चलते हैं, हम फ्रांस को टारगेट करके चलते हैं। और उसके बाद बाकी सारे कंट्रीज में जो नेशनलिज्म आया वो तो बहुत ही इजी हो जाएगा। तो ऐसा मान के चलते हैं कि हम नेशनलिज्म इन यूरोप में स्टोरी पढ़ रहे हैं कि सबसे पहले यूरोप में नेशनलिज्म की फीलिंग्स कहाँ शुरू हुई। और उसके बाद फिर हम बाकी कंट्रीज में जाएंगे। और अगर तुमने फ्रांस की कहानी समझ ली तो तुम ये मानो कि बेटा तुमने आधा चैप्टर कंप्लीट कर लिया। ये टेक्निक है इस चैप्टर को अंडरस्टैंड करने की, इस चैप्टर को बेटा अच्छी तरीके से लर्न करने की। और जब तुम बुक में से पढ़ोगे और जब तुम नोट्स में से पढ़ोगे, बहुत तुम्हें सीक्वेंस में चेंज नजर आएगा। बातें तो वही है, पर बातों को सुनाने का तरीका नोट्स में बिल्कुल कोऑर्डिनेट करके है। तो तुम वो सारे की सारा कोऑर्डिनेट करके या समझ लो, अच्छा ऐसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ। और जब समझ आ गया तो याद तो हो ही जाएगा। तो मैंने जो नोट्स बनाए हैं वो इस हिसाब से बनाए हैं कि तुम्हें ये पूरी की पूरी फ्रांस के नेशनलिज्म की कहानी समझ आ जाए। जैसे ही फ्रांस की समझ आएगी 50% चैप्टर तैयार। और उसके बाद तो सारे बहुत इजी लगेंगे। कहानी की शुरुआत हम कहाँ से करेंगे? 1789 से। उस जमाने में क्या था और हमारा सेंट्रल पॉइंट क्या है? हमारा पिवटल पॉइंट है फ्रांस। और हम फ्रांस पढ़ रहे हैं तो इंटरवल तक की मूवी खत्म। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं वो यहीं से कर रहे हैं। पीडीएफ मैंने शेयर करी थी, आपके पास है ही, पर पीडीएफ की जरूरत आपको बाद में पड़ेगी। अभी आप मुझसे पहले जरा कहानी सुनिए। तो हम और आप चलते हैं फ्रांस। और फ्रांस क्या, ये समझ लो कि यूरोप के करीब करीब सारे ही कंट्रीज ऐसे थे। और कंट्रीज भी नहीं बोलना, उनको बोलना किंगडम्स। ठीक है। नाउ, पुराने जमाने की बात है। राजाओं वाला सिस्टम हुआ करता था। हमारे देश में भी होता था और यूरोप में भी होता था। ये जो राजा लोग थे इन्हें हमारी बुक में लिखा हुआ है एरिस्टोक्रेट्स, रॉयल फैमिली। और ये जो एरिस्टोक्रेट्स थे, ये जो एरिस्टोक्रेसी थी, इनके पास बहुत 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 सारी जमीनें। और उन जमीनों पे काम करने के लिए किसान और लेबर होती थी। और बेटा, ये बहुत रिच पॉश इनकी लाइफ स्टाइल। एक और बात याद रखना, ये लोग, ये जो एरिस्टोक्रेटिक लोग थे, इनकी पॉपुलेशन ज्यादा नहीं थी। ये बहुत कम लोग थे। पर बेटा ये डोमिनेट करते थे
पूरी सोसाइटी को और पूरी पॉलिटिक्स को। पॉलिटिक्स तो उस जमाने में थी किंगडम्स वाली। और बेटा सारे यूरोप में जितने एरिस्टोक्रेटिक फैमिली थी उन सबका आपस में रिश्ते हो जाते थे, शादी ब्याह हो गए, दोस्ती हो गई। तो ऑल ओवर द यूरोप ये पूरे के पूरे एक जैसे थे। और बेटा ये जो एरिस्टोक्रेटिक लोग हैं, इनके अलावा उस जमाने में सोसाइटी में सिर्फ दूसरी क्लास होती थी। एक फर्स्ट क्लास तो हो गई ये राजा लोग, और दूसरी क्लास हो गई बेटा कि पुअर पीजेंट्स होते थे, किसान होते थे, मजदूर होते थे, काम करने वाले, वो इंडस्ट्रीज वाले नहीं, वैसे ही मजदूर, छोटे छोटे काम करने वाले। और बेटा इसी तरीके से ये लोग आपस में रिलेशन रखते थे, सोसाइटी को डोमिनेट करते थे, पॉश लाइफ स्टाइल थी। और ये राजा लोग अपने हिसाब से बेटा अपनी लैंग्वेज बोलते थे, जो कि बेसिकली फ्रेंच होती थी, क्योंकि हम फ्रांस की कहानी पढ़ रहे हैं। और बेटा इस तरीके से इनकी जिंदगी बहुत बढ़िया चल रही। पर हमारे चैप्टर का नाम क्या है? नेशनलिज्म इन यूरोप। तो हमारे चैप्टर का नाम नेशनलिज्म इन यूरोप। तो हम अब आएंगे नेशनलिज्म की तरफ। अभी हमने क्या पढ़ा? राजा वाला सिस्टम क्या था, एरिस्टोक्रेसी फैमिली कैसी थी, एरिस्टोक्रेसी वहां की कैसी, ठीक है। अब हम आते हैं कि बेटा जब ये गरीब लोग परेशान हो गए, दुखी हो गए, बहुत ही ज्यादा इनको मतलब जिसे बोलना चाहिए लाइफ मिजरेबल हो गई, तो बेटा इंसान रिवोल्ट करता है। इंडिया में भी यही हुआ था और वहां भी यही हुआ। तो फ्रांस में बेटा रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई। रिवॉल्यूशन का मतलब क्या? हमें ये एरिस्टोक्रेसी नहीं चाहिए, हमें ये राजा वाला सिस्टम नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी लाइफ इंप्रूव ही नहीं तो हो रही है जरा भी। तो बेटा ये लोग जो थे, ये फर्स्ट रिवॉल्यूशन अगर फ्रांस में कोई आया तो वो आया था 1789 में। मैंने बताया अपनी नेशनलिज्म इन यूरोप की मूवी शुरू होती है 1789 से, और फिर कहाँ तक जाएगी 1830 तक, वो अभी पढ़ेंगे बाद में। तो बेटा उस जमाने में इन्होंने ये कहा कि भैया हमें ये राजा नहीं चाहिए। अच्छा, राजा नहीं चाहिए तो फिर क्या चाहिए? तो बेटा इन्होंने बोला ये जो राजा के पास पावर है, ये ग्रुप ऑफ सिटीजन्स के पास आ जानी चाहिए। तो एकदम से ये डेमोक्रेसी ऐसे ही नहीं आ गई। लोगों के दिमाग में बेटा, रिवॉल्यूशनरीज के दिमाग में, कुछ एजुकेटेड और इंटेलिजेंट लोगों के दिमाग में ये आइडिया आया कि जो पावर राजा के पास होती है वो राजा के पास नहीं होनी चाहिए, बल्कि ग्रुप ऑफ सिटीजन्स के पास होनी चाहिए। तो एक के पास पावर होती है, वो डिक्टेटर हो जाता है, मन की मर्जी चलाता है। तो ग्रुप ऑफ सिटीजन्स जो है वो इसे चलाएंगे। ये बेटा रिवॉल्यूशन का आइडिया, पहला आइडिया ये था। उसके बाद बेटा इसमें एक और भी चीज थी, और वो पहली बार आई दुनिया में। उन्होंने बोला अब हमारा देश अगर चलेगा तो चलेगा कॉन्स्टिट्यूशन से, और जो कानून है संविधान बनेगा, और हमारी देश का डेस्टिनी जो है वो इस कॉन्स्टिट्यूशन से ही बनेगा। दिस वॉज द आइडिया ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, एंड द फर्स्ट फ्रेंच रिवॉल्यूशन वॉज इन 1789। क्योंकि जब तुम ये पूरी मूवी देखोगे तो बेटा ये 3 रिवॉल्यूशंस होंगे, तब कहीं जाके जो फ्रांस आज है, जैसे आज हमारे देशों में रिपब्लिक है, और बेटा जो हमारे कंट्रीज डेमोक्रेटिक है, वो कैसे हुए, वो 3 रिवॉल्यूशंस के बाद। तो जो फर्स्ट रिवॉल्यूशन आया वो 1789 में। क्या आइडिया था रिवॉल्यूशनरीज का? और कहा, मैं बार बार नहीं बोलूंगी, एक ही बार बोल रही हूँ, फ्रांस की कहानी पढ़ रहे हैं और फ्रांस की कहानी सबसे इंपॉर्टेंट है यूरोप में।
और बेटा वो आइडिया ये था कि राजा के पास जो पावर होती है वो राजा के पास नहीं रहेगी सिंगल हैंडेड, बल्कि ग्रुप ऑफ सिटीजन्स के हाथ में होनी चाहिए वो पावर, देश को बनाने की, देश के लिए डिसीजंस लेने की। और बेटा सेकंड नंबर पे उन्होंने ये बोला कि हमारा जो ये पूरा देश है वो कॉन्स्टिट्यूशन से चले। और बेटा फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, उसके साथ एक और बात हुई, वो क्या हुई वो हम बाद में पढ़ें। अब ध्यान से सुनो, जो तुम्हें नोट्स भेजे हैं वो पूरा उसी सीक्वेंस में हम पढ़ रहे हैं। मैंने अभी जो तुम्हें समझाया वो फर्स्ट 2 क्वेश्चंस समझा दिए। अब तुम्हारे दिमाग में ये बात आ गई कि फ्रांस में किस तरीके से राजाओं का सिस्टम चलता था। राजाओं के लिए हमारी बुक में वर्ड यूज किया है वो एरिस्टोक्रेसी किया हुआ है। और बेटा एरिस्टोक्रेसी से पहले लैंडेड वर्ड लगाया है। लैंडेड का मतलब क्योंकि राजाओं के पास जमीन होती थी, उस पे काम कौन करते थे? किसान। तो दो दो क्लासेस होती थी, एरिस्टोक्रेसी एंड पीजेंट्री, बस ये 2 क्लासेस। फिर हम सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे, ऐसा क्या हुआ कि लोगों ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन कर दिया। तो पहला फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में। पहले ये 2 क्वेश्चंस पढ़ लें, इसको समझ लें, और बेटा उसके बाद हम आगे के क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। ककुल, यू हैव आस्क्ड मी वन क्वेश्चन बेटा। मैं बस ये 3 क्वेश्चंस करवा दूं आज, और इसके बाद फिर मैं तुम्हारा जो डाउट है वो क्लियर करूंगी। अच्छा है बाकी सारे बच्चे भी सुन, ओके मैम। ठीक है ना? बेटा फर्स्ट क्वेश्चन निकालो नोट्स में, एक्सप्लेन द डोमिनेंस ऑफ लैंडेड एरिस्टोक्रेसी इन यूरोप। क्वेश्चन का मतलब समझ में आया? जो लैंडेड एरिस्टोक्रेसी थी, मतलब वो रॉयल फैमिलीज, वो किंग्स की फैमिलीज जिनके पास अपनी जमीनें हुआ करती थी, वो कैसे डोमिनेट करते थे, ये क्वेश्चन। याद कैसे रखोगे? लैंडेड एरिस्टोक्रेसी पे कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे यही लिखना है। A landed aristocracy was the dominant class, dominate करने वाली क्लास थी, socially as well as politics, सोसाइटी पे भी रूल करते थे, और पॉलिटिक्स तो उस जमाने में कुछ और थी नहीं, बस इन्हीं की फैमिली चलती थी बेटा। This class had a common way of life across regional divisions. Across regional divisions का मतलब all regions of Europe. यूरोप के सभी रीजन्स, सभी एरियाज में जितने एरिस्टोक्रेसी फैमिली बेटा, जितनी राजाओं वाली फैमिली थी, उनका कॉमन वे था रहने का। और बेटा इनकी जो रिश्ते होते थे, फ्रेंड्स होते थे, रिलेशंस बनते थे, वो भी आपस में ही बनते थे, सिंपल जैसे अपने यहाँ राजाओं का सिस्टम। थर्ड पॉइंट, दे हैड एस्टेट्स। एस्टेट्स का मतलब प्रॉपर्टी होती थी, एंड टाउन हाउसेस इन द कंट्री साइड। कंट्री साइड का मतलब विलेजेस, गांव के बेटा बिल्कुल बाहर फील्ड्स के पास इनके बड़े बड़े टाउन हाउसेस होते थे, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी। फोर्थ पॉइंट, दे स्पोक फ्रेंच फॉर डिप्लोमेटिक पर्पसेस एंड इन हाई सोसाइटी। और बेटा जब अपने फ्रेंड सर्कल में होते थे फ्रेंच बोलते थे। डिप्लोमेटिक का मतलब हो गया बेटा अपने ऑफिसेस के जब काम करने होते थे तो भी फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे। तो ये जो लैंग्वेज एरिस्टोक्रेसी है, राजाओं वाला सिस्टम है, ये हर जगह फ्रेंच बोला करता था। नाउ देयर फैमिलीज वर कनेक्टेड बाय टाइज ऑफ मैरिज। और आपस में ही बेटा, टाइज का मतलब क्या हो गया? रिलेशंस। तो शादी अपनी ही फैमिलीज में करते थे। तो एक राजा इधर का है, दूसरा वहां हो रहा है रशिया में, उससे बेटा शादी हो गई राजाओं महाराजाओं की आपस में। एंड दिस वाज न्यूमेरिकली अ स्मॉल ग्रुप। और ऐसा नहीं है कि इनकी पॉपुलेशन बहुत थी, ये बहुत थोड़े थे नंबर में। द मेजॉरिटी पॉपुलेशन वाज ऑफ पीजेंट्री। पीजेंट्री मतलब फार्मर्स, इनकी जमीनों पे काम करने वाले किसान थे ज्यादा।
ज्यादा पॉपुलेशन उनकी। मैम क्वेश्चन आएगा ये 3 मार्क्स तक का, एंड बहुत ज्यादा नहीं है इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 1 के आगे समझ लो, इम्पोर्टेंट लिख लो, बस बहुत हो गया। और बेटा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिखवाती हूँ, तो इट इज जस्ट इम्पोर्टेंट। और 3 मार्क्स तक का आता है, 5 मार्क्स का कभी नहीं आता। 7 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, कोई भी 5 पॉइंट्स कर ले। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन? तो जिंदगी जब ऐसी चल रही है लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वाली, तो फिर फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्यों हुआ? तो 3 बार हुए। पहला फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात हो रही है। व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन? तो बेटा ये वाला क्वेश्चन लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये हर तरीके से आएगा, ये 3 मार्क्स में भी आ सकता है, ये 1 मार्क में भी आ सकता है, ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है, ये वेरी शॉर्ट आंसर्स में भी आ सकता है। The first clear expression of nationalism with the French Revolution in 1789. तो सबसे पहला जो हुआ वो 1789 में हुआ। Till then, France was under the rule of an absolute monarch. बेटा एब्सोल्यूट मोनार्क का मतलब सिंगल किंग, डिक्टेटर। मोनार्क मतलब राजा, एब्सोल्यूट मतलब नो कॉम्पिटिटर, सो ही वाज द एब्सोल्यूट। तो आज तक फ्रांस का एक ही राजा हुआ करता था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन लेड टू द, अब ये वाला पॉइंट बहुत अच्छी तरीके से समझ लो। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पीछे क्या आइडिया था? ट्रांसफर ऑफ सोवर्टी। सोवर्टी का मतलब सुप्रीम पावर, जो सारी की सारी पावर राजा के हाथ में है, वो ट्रांसफर हो जाए फ्रॉम अ मोनार्की, मोनार्की मतलब किंग, टू अ बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स। तो बेटा ये वाला पॉइंट था फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में हुआ। उसका मेन आइडिया ये था, ट्रांसफर ऑफ sovereignty, supreme power from the absolute monarch to a body of French citizens. Last point, the revolution proclaimed. बेटा proclaimed मतलब announced, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने अनाउंस किया that it was the people who would constitute the nation and its destiny. हम ही देश को बनाएंगे और हम ही देश का भविष्य बनाएंगे, राजा के हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा, दैट दे टोल्ड। तो दो आइडियाज फ्रेंच रिवॉल्यूशन के याद रख लेना। द फर्स्ट आइडिया वाज ट्रांसफर ऑफ सोवर्टी फ्रॉम मोनार्क टू द बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स। द अदर आइडिया वाज दैट the people would constitute the country as well as the destiny of the country, the future of the country. अब बेटा हमारा थर्ड क्वेश्चन फिर परेशान करने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा, इसलिए हमें लगेगा ये क्या पूछा हुआ है। क्वेश्चन है, हाउ डिड द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन स्टेट्स डेवलप इन यूरोप? अब हाँ, यूरोप में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के साथ एक और चीज हुई, और वो थी, लोगों ने कहा नेशन स्टेट होना चाहिए। तो नेशन स्टेट का मतलब वैसा ही समझो जैसे हमारे देश किंगडम्स थे, राज्य थे। फिर हमने क्या किया बेटा, आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने उन्हें स्टेट्स बनाया। यहाँ यूरोप जरा सा, और इन्होंने बोला कि पूरे यूरोप में हमें डिफरेंट कंट्रीज बनाने हैं, और ये कंट्रीज बनेंगे कैसे? स्टेट वाइज। स्टेट वाइज मतलब जहां ग्रुप ऑफ पीपल की कॉमन हिस्ट्री है, कॉमन बेटा उनका स्ट्रगल है, कॉमन उनकी लैंग्वेज है, उसके बेसिस पे अलग अलग देश बनेंगे।
तो ये इतने छोटे छोटे से थे, जैसे अपने इतने इंडिया के तो स्टेट्स जितने बड़े हैं उतने बड़े तो वहां के कंट्रीज हैं। तो नेशन स्टेट का मतलब क्या हुआ? तो बेटा ये नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज ने डाला कि पूरे यूरोप में अलग अलग नेशंस होंगे, और ये अलग अलग नेशन किस बेसिस पे होंगे? स्टेट के बेसिस पे। स्टेट का बेसिक मतलब जहां लोगों की एक भाषा, वो पूरा एक अलग कंट्री, या फिर जहां लोगों की हिस्ट्री एक जैसी, एथनिसिटी एक जैसी, तो फिर वो सारा एक स्टेट हो जाएगा। तो बेटा ये अलग अलग होगा, मतलब इसका मतलब ये नहीं इतना बड़ा राज्य है तो वो पूरा का पूरा एक कंट्री हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट भी उन्होंने ही दिया। क्वेश्चन नंबर 3 के आगे लिखो, वेरी वेरी गुड। ये बेटा एमसीक्यूज वगैरह में बहुत ज्यादा नहीं आता, और बेटा 1 मार्क में भी नहीं आता, ये आएगा तो वो अपना 2-3 वाले में। नेशन स्टेट्स का कॉन्सेप्ट। नाउ द 19th century, the force of nationalism brought about sweeping changes. Sweeping का मतलब लिखो great changes in the political and mental world of Europe. पॉलिटिक्स चेंज होने लगी, लोगों के माइंड्स चेंज होने लगे। द रीजन वॉज नेशनलिज्म की फील्ड। इन प्लेस ऑफ, फर्स्ट पॉइंट, इन प्लेस ऑफ मल्टी डायनेस्टिक एम्पायर्स। डायनेस्टिक तुम्हें पता है, फैमिली, ये जो फैमिली रूल करती है अलग अलग जगह, इन प्लेस ऑफ, उनकी जगह, मल्टी डायनेस्टिक एम्पायर्स ऑफ यूरोप, नेशन स्टेट इमर्ज। नेशन स्टेट होंगे, ये फैमिलीज नहीं रूल करने वाली हैं। मल्टी डायनेस्टिक एम्पायर्स नहीं होंगे, एम्पायर्स मतलब किंगडम्स, पर इनकी जगह क्या होगा? नेशन स्टेट्स। इन अ नेशन स्टेट द मेजॉरिटी ऑफ इट्स सिटीजन्स केम टू डेवलप अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी। और ये जो नेशन स्टेट बनाए जाएंगे, यहाँ के लोगों की कॉमन आइडेंटिटी, पहचान होगी। लैंग्वेज फॉर्म में देख लो, एथनिसिटी मतलब ग्रुप वाइज, उनका स्ट्रगल देख लो उसके हिसाब से। जैसे बेटा सिंपल अपने देश में स्टेट्स कैसे बनाए गए, ज्योग्राफिकल लोकेशन एक जैसी है तो हो गया, लैंग्वेज एक जैसी है तो हो गया बेटा, तो वो उसके बेसिस पे ऐसा ही सेम वहां पे हो रहा था। Now, in a nation state, the majority of citizens came to develop a sense of common identity. This common identity did not exist from time immemorial. Time immemorial मतलब long past. हिस्ट्री में, हिस्ट्री से उनकी कॉमन आइडेंटिटी नहीं थी, ये बेटा वो आइडेंटिटी डेवलप करी। दिस कॉमन आइडेंटिटी वॉज डेवलप थ्रू, अगर स्ट्रगल सबने एक जैसा किया है, थ्रू एक्शन ऑफ लीडर्स एक जैसे हैं, कॉमन पीपल की लैंग्वेज एक जैसी है, उसके बेसिस पे ये कॉमन आइडेंटिटी बनेगी। दे हैड हिस्ट्री, और उन सब की हिस्ट्री कॉमन होगी, तो हम इसे नेशन स्टेट बना। ये बेसिस था नेशन स्टेट का। क्या बेसिस था? द कॉमन आइडेंटिटी वॉज डेवलप्ड थ्रू स्ट्रगल्स, through the actions of leaders and the common people. They shared the common history. But this common identity was not from time immemorial. ठीक है, तो बेटा ये 3 क्वेश्चंस हमारे जो हमने करे, इसमें हमें समझ आया कि एक्चुअली नेशनलिज्म इन यूरोप कैसे स्टार्ट हुआ। फ्रांस से स्टार्ट हुआ, 1789 से स्टार्ट हुआ, उसके पीछे आइडिया क्या था, उससे पहले एरिस्टोक्रेसी कैसी हुआ करती। जो तुम्हारा 4th क्वेश्चन है वो बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 3 बारी वेरी। और बेटा तुम देख ही रहे हो, ये सबसे लंबा क्वेश्चन है, देखो 11 पॉइंट्स हैं इसके, और इसको हम समझेंगे और फिर हम इसको आगे करेंगे। आज ये तीनों क्वेश्चंस अच्छी तरीके से तैयार कर लो आप, और अगर आपको कोई समझ नहीं आए तो पूछ लेना।
बुक में बेटा वो लोग ऐसे चल रहे हैं, बात बात की जो बातें वो पहली दे दी, फिर पहले की बातें पीछे दे दी, इसलिए ज्यादा कंफ्यूजन लगता है। मैंने पूरा सीक्वेंस बनाया हुआ है, तुम्हें पूरी कहानी पिक्चर दिखाई दी जाएगी, उसके बाद तुम उसको याद करते रहो। तो अभी तुम बुक में से बाद में देखना कि अच्छा कैसे कौन सी वाली चीज है। ठीक है।